इतिहास दो शब्दों से बना है, इति जोड़ हास। इति का अर्थ होता है ऐसा ही, हास का अर्थ होता है हुआ होगा, अर्थात ऐसा ही हुआ होगा। वर्तमान वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि अतीत में जो घटनाएं घटी, अतीत में जो घटनाएं घटी उसी का क्रमबद्ध और क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। और इसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारतीय इतिहास अध्ययन की दृष्टि से देखा जाए, पहले मैं भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम का विश्लेषण करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। इस सिलसिले में हम लोग देखते हैं कि भारतीय इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल, तीसरा है आधुनिक काल। और आए दिन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्वतंत्रता के बाद के इतिहास से भी अधिक संख्या में प्रश्न बन रहे हैं। इसलिए इस सेशन एक और सेशन को इसमें ऐड करते हैं, अर्थात चौथा सेक्शन हो जाता है। वैसे देखा जाए फिर प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। फिर हम लोग देखते हैं कि इतिहास को, अर्थात इतिहास को भी हम लोग फिर आगे तीन भागों में बांटते हैं। जैसे प्रागैतिहासिक काल, कालक्रम के दृष्टि से इतिहास को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल, इसको प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं और पूर्व ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। दूसरा है अधऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री, और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, हमने कहा कि इतिहास को तीन भागों में फिर बांटते हैं। पहला है प्रागैतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल, अधऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, पूर्व ऐतिहासिक काल, पूर्व ऐतिहासिक काल में उस कालक्रम को, उस पीरियड को रखते हैं जिसको जानने के सोर्स हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं। हमारे पास क्या, पुरातात्विक साक्ष्य जानने के सोर्स हैं। पुरातात्विक साक्ष्य में उपकरण हो गया और लिखित साक्ष्य इसमें नहीं है। हमने कहा प्रागैतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, अर्थात उत्खनन से प्राप्त हुई सामग्रियां उपलब्ध हैं, अर्थात पत्थर के उपकरण उपलब्ध हैं, उनके माध्यम से इस काल की जानकारी मिलती है। अर्थात इस काल को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं, लेकिन लिखित साक्ष्य यहाँ नहीं है, लिखित साक्ष्य यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस काल में, इस पीरियड में हम लोग दो कालों को रखते हैं, दो चैप्टर्स को रखते हैं। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, नेक्स्ट है अध ऐतिहासिक काल, अध ऐतिहासिक काल। अध ऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसको जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध है और साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। ठीक है, इस काल को जानने के लिए हमने कहा अधऐतिहासिक काल। अधऐतिहासिक काल वैसे काल को कहते हैं जिसको जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य और लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन इस काल के जानकारी के लिए हम सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य का ही प्रयोग करते हैं। साहित्यिक स्रोत अर्थात लिखित स्रोत तो उपलब्ध हैं, बट यहाँ लिपियां, यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई है, इसलिए यहाँ के स्क्रिप्ट पढ़े नहीं गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिखित साक्ष्य का उपयोग नहीं करते हैं। हमने कहा अधऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है और लिखित साक्ष्य है, लेकिन
उपयोग सिर्फ और सिर्फ हम पुरातात्विक साक्ष्य का करते हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई है। जब लिपियां पढ़ ली जाएगी तब यहाँ के साहित्यिक साक्ष्य का भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए इस पीरियड में, इस काल ऐतिहासिक काल में हम लोग हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल को जानने के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है, साहित्यिक साक्ष्य भी है और विदेशियों के विवरण भी उपलब्ध हैं। अर्थात ऐतिहासिक काल को जानने के लिए हमारे पास भरपूर सामग्री उपलब्ध है, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य और साहित्यिक साक्ष्य भी है। ये दोनों यहाँ पे उपलब्ध हैं, क्योंकि यहाँ पे लिपियां पढ़ी गई है, इसलिए हम लोग साहित्यिक साक्ष्य का भी प्रयोग करते हैं। और साथ में विदेशियों के विवरण भी, जो विदेशी यात्री आए और अपने यात्रा के दौरान उन्होंने यात्रा वृत्तांत का विवरण किया, लिखा, उसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसमें वैदिक संस्कृति से लेकर के आज तक के समय को रखा जाता है। ठीक है, देखिए अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इतिहास को हम लोग कितने काल में बांटते हैं, कितने काल में अध्ययन की दृष्टि से। प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है प्रागैतिहासिक काल और पूर्व ऐतिहासिक काल, दूसरा है अदैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। मैं मान के चल रहा हूं कि आप इस डिफिनीशन को समझ रहे होंगे, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आप बताएं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप कमेंट करें, कमेंट करते जाएं ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल का संक्षिप्त अध्ययन देखेंगे, अर्थात इसके चैप्टर्स को देखेंगे कि प्राचीन काल में कितने चैप्टर्स आपके बीपीएससी के सिलेबस में है। बीपीएससी या अदर पीसीएस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पीसीएस के साथ साथ क्लर्कियल और एसएससी बैंकिंग और सचिवालय सहायक की भी तैयारी करते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, आप इस सेशन से जुड़े रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल, प्राचीन काल के चैप्टर्स को देखेंगे। प्राचीन काल को इतने चैप्टर्स में बांटे गए हैं। पहला है पाषाण काल, दूसरा है ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल, पाषाण काल का अर्थ होता है पाषाण का समय, पाषाण पत्थर से प्रभावित समय को पाषाण काल कहते हैं। अर्थात यहाँ का मानव का जीवन, पाषाण काल के मानव का जीवन पत्थर से प्रभावित था। हमने कहा पाषाण काल का जो मानव था, इसका जीवन पत्थर से प्रभावित था, अर्थात ये पत्थर के घरों में, गुफाओं में रहता था, पत्थर के बर्तनों का प्रयोग करता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जानते हैं। इस काल का समय पीरियड है आपको 5 लाख से 6,000 ईसा पूर्व। पाषाण काल का समय देखा जाता है 5 लाख से 6,000 ईसा पूर्व। अधिक लंबा समय पीरियड होने के वजह से हम लोग इसको और 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने कहा पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से लंबा समय पीरियड होने की वजह से इस तरह के कालों में बांटते हैं। और ये जो है
ये समय पीरियड जो बंटवारा है, ये मानव के विकास क्रम को दर्शाता है। मानव कैसे कैसे विकास कर रहा था, उसके विकास क्रम को ये दर्शाता है। समय पीरियड अर्थात मानव, एक गुफा में रहने वाला मानव कैसे विकास करके धीरे धीरे पशुपालक बनता है और पशुपालक के बाद वो कृषक बन जाता है। इस विकास क्रम को ये समय दर्शाता है। अर्थात मानव, पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन होता है, ये गुफाओं में रहता है, शिकारी होता है, शिकार करता है। उसके बाद ये खाद्य संग्राहक बनता है, खाद्य संग्राहक बनता है, जो इसके बद्ध विकास क्रम को दर्शाता है। और मध्य पाषाण काल में देखिएगा, ये शिकारी के रूप में जीवन यापन करता है। फिर अंततः ये कृषक हो जाता है, अर्थात इसकी जीवन जो है अस्थाई हो जाती है। और यहीं पे कृषि सर्वोत्तम अवस्था में होती है। सर्वोत्तम अवस्था में होने के वजह से मानव के पास अधिशेष अनाज का पैदावार होता है। अधिशेष अनाज का अर्थ होता है कि अपने अपने खाने से अत्यधिक की वस्तु, जब वो कृषि के द्वारा अनाज की पैदावार होती है तो वो अधिशेष के रूप में होता है। अधिशेष का अर्थ है अपने उपभोग से ज्यादा, अर्थात अपने यूज, मानव जितना अपना यूज करता है उससे ज्यादा उत्पादन होता है। इसी के वजह से यहीं पे देखिएगा परवर्ती काल में कि मानव के अधिशेष अनाज के पैदावार होने के वजह से व्यापार वाणिज्य का विकास करता है। और व्यापार वाणिज्य का जब विकास होता है, उसके वजह से मुद्रा का संकर्षण अर्थात मुद्रा आता है। फलस्वरूप मानव की लाइफ स्टाइल और जीवन पद्धति बदल जाती है। उसके उसके फलस्वरूप वहीं से इस सभ्यता में आधुनिक का देखा जाए कि नगरीय संस्कृति की नींव पड़ती है। देखिए, जो मानव के विकास क्रम को दर्शाता है, ये कंसेप्चुअल चीज है, आप समझते चलेंगे। मुझे लग रहा है किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हो तो आप रिप्लाई करें, मैं कोशिश करूंगा उनको दूर करने का। ठीक है, हमने कहा ये जो काल है मानव के विकास क्रम को दर्शाता है। जो मानव, एक गुफा में रहने वाला मानव अर्थात शिकारी मानव कैसे अपने विकास क्रम में, विकास प्रक्रिया में आगे बढ़ करके खाद्य शिकारी होता है, खाद्य संग्राहक होता है। उसके बाद वो कृषक हो जाता है और कृषि में कृषक होने की वजह से उसकी कृषि व्यवस्था सर्वोत्तम अवस्था में चली जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिशेष अनाज का पैदावार होता है और मानव की लाइफ स्टाइल अर्थात उसी से व्यापार वाणिज्य विकसित होती है। व्यापार वाणिज्य विकसित होने के वजह से मनुष्य का, मानव का लाइफ स्टाइल बदल जाता है और वहीं से नगरीकरण, नगरीकृत सभ्यता का विकास होना शुरू होता है, जिसको हम लोग कांस्य युगीन या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी पीरियड में आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का समय होता है आपको 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, इसी पीरियड में ताम्रपाषाण अर्थात ये सिंधु घाटी सभ्यता के पैरेलल चलता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको पहले पढ़ते हैं। ताम्रपाषाण काल, इसका समय हो जाता है आपको 2000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आती है, अर्थात इसको प्रथम नगरीकरण की सभ्यता कहते हैं, प्रथम नगरीकृत सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसकी नींव नवपाषाण काल में पड़ चुकी होती है। और वहीं से मानव नगर की ओर आता है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है आधुनिक नगर के सारे तत्व सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद होते हैं। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता
मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि हड़प्पा सभ्यता इसे क्यों कहते हैं। ये परंपरा रही है इतिहास में कि जिस सभ्यता और संस्कृति की खुदाई जिस स्थल पर पहली बार होती है, उस स्थल के नाम पर उस सभ्यता और संस्कृति का नाम पड़ जाता है। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता इसे इसलिए कहते हैं कि इस सभ्यता के अधिकतर नगर जो मिले हैं ये सिंधु घाटी सिंधु नदी के किनारे मिले हैं, और सिंधु नदी से ही इन लोगों का व्यापार वाणिज्य हुआ करता था। इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह देखा जाए इस सभ्यता को सरस्वती संस्कृति के भी नाम से जानते हैं, अर्थात सरस्वती नदी के आसपास लगभग 1400 नगरों की खुदाई हो चुकी है, इसलिए इसे सरस्वती संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और इसी को प्रथम नगरीय संस्कृति, प्रथम नगरीय सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ये डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है यहां से। मैंने कहा प्रश्न बनता है प्रथम नगरीकृत संस्कृति या नगरीय सभ्यता किसे कहते हैं, तो आप याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर नगर के सारे तत्व मौजूद थे, अर्थात 3 से 4 मंजिली इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, सुदृढ़ नगर की व्यवस्था यहाँ पर थी, जल निकासी का उत्तम व्यवस्था था, और अकेले मोहनजोदाड़ो में लगभग 50 से 60 हजार की जनसंख्या उस समय निवास करती थी, जो ये तत्व दर्शाते हैं कि यहाँ का सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग अपने समय काल में कितने सर्वोच्च थे। अर्थात ये इसीलिए इसको प्रथम नगरीय सभ्यता के नाम से जानते हैं। आप देखेंगे इस सभ्यता का जो विस्तार था, उत्तर हो गया, दक्षिण, पूरब और ये पश्चिम। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, अर्थात सबसे उत्तरतम बिंदु मांडा जो कश्मीर में है, और सबसे दक्षिणतम बिंदु दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर। गोदावरी यहाँ पे देखेंगे, गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। आप याद रखेंगे, डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम सीमा कौन सा है, तो दाइमाबाद कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की सहायक नदी प्रवरा नदी के तट पर। और उत्तरतम बिंदु है मांडा, कश्मीर में दासक नदी के किनारे देखेंगे कि मांडा स्थित है कश्मीर में। और पूर्वोत्तम सीमा आपको है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे जो मेरठ के पास है। आप याद रखेंगे पूरब से पश्चिम से पूरब की चौड़ाई 1600 किलोमीटर है, और हमने कहा कि सबसे पूर्वोत्तम बिंदु आलमगीरपुर है, यूपी में स्थित है, और ये मेरठ के पास है, हिंडन नदी के किनारे। ठीक है, सबसे पूर्वोत्तम बिंदु मेरठ स्थित आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। फिर आप देखेंगे सबसे पश्चिम बिंदु, पश्चिमतम सीमा है सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है, सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में है। फिर आप देखेंगे, याद करेंगे, मेरे साथ रिवीजन करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण की ओर 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम की ओर 1600 किलोमीटर, सबसे उत्तरतम बिंदु अर्थात उत्तरी सीमा मांडा है कश्मीर में,
और सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? दाइमाबाद, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दाइमाबाद सबसे दक्षिण सीमा है। और आलमगीरपुर उत्तर में, पश्चिम में आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। ठीक है, हिंडन नदी के किनारे। फिर देखेंगे सबसे पश्चिमतम बिंदु आपको कहाँ है? पश्चिमतम सीमा हमने कहा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में। ये आपका इसका विस्तार हुआ। और इसमें जो 7 प्रमुख नगर हैं जिनको नगर की संख्या दी गई है, और इसके अन्य नगर हैं जो हम लोग सिलसिलेवार से उसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपको वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति है। वैदिक संस्कृति का समय होता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व वैदिक संस्कृति का समय 1000 ईसा पूर्व है। अर्थात आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर है। और ये इतिहास साक्षी है कि जब कोई भी सभ्यता संस्कृति अपने उत्तम अवस्था में जाती है तो फिर धीरे धीरे किसी न किसी कारण से उसका ह्रास होता है। इसी परिस्थिति में देखिएगा, जब ये नगर विकसित हुआ तो धीरे धीरे ये संस्कृति क्या हुआ? विभिन्न कारणों से इसका ह्रास हुआ, हुआ। और वहीं जो नगर नगरीकरण के स्थिति में था, अर्थात नगरीकृत संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो धीरे धीरे विनाश हो करके, ह्रास हो करके फिर ग्रामीण संस्कृति में तब्दील हो गई, जिसको हम वैदिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। जिसका समय काल आपको हो गया 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। और उसके बाद उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व का समय वैदिक संस्कृति का समय है। वैदिक संस्कृति का समय आपको कितना है? 600 ईसा पूर्व। देखिए यहाँ पर एक बात आप क्लियर करेंगे कि वैदिक संस्कृति का समय 1500 से, हमने कहा 1500 से 600 ईसा पूर्व है। ठीक है, इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड हो गया 1500 से 1000। और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का समय पीरियड हो गया 1000 से 600 ईसा पूर्व। अर्थात वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल, इसका ऋग्वैदिक काल का समय 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल का 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसमें देखिएगा, ये जो ऋग्वैदिक काल है ये ग्रामीण संस्कृति है। और ग्रामीण संस्कृति के होने के वजह से इनमें ये समूह में, यहाँ के लोग समूह में रहते हैं। और समूह में रहने के वजह से जो यहाँ की यहाँ का समूह है और संस्था है, इसी के वजह से यहाँ पे देखा जाए एक संस्था का विकास होता है, जो प्रशासनिक विंग का प्राइमरी स्टेज होता है। पहला देखेंगे कुल। कुल अर्थात परिवार। कुल अर्थात परिवार, 2-4 लोगों का समूह, 2-4 लोग और उनके माता पिता मिला करके 4-5 लोगों का समूह इकट्ठा रहता है, उसको कुल या परिवार कहते हैं और गृह भी कहते हैं। इसके प्रमुख को कुलपति और गृहपति के नाम से जानते हैं। अर्थात सबसे प्रारंभिक संस्था यहाँ पर कुल होती है, जिसका जिसका प्रमुख कुलपति और गृहपति होता है। इससे बहुत सारे कुल मिलाकर के ग्राम बनते हैं, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता है। और बहुत सारे ग्राम मिलकर के 20 का निर्माण करते हैं, जिसका प्रमुख 20 पति या 20 पति के नाम से जानते हैं।
मैंने कहा बहुत सारे ग्राम मिलकर के बीज का निर्माण करते हैं, जिसके प्रमुख को बीजपति या विषामपति के नाम से जानते हैं। फिर अगली जो इकाई होती है, बहुत सारे बीज मिल करके जन का निर्माण करते हैं, अर्थात जन जो होता है ऋग वैदिक काल की सबसे सर्वोच्च इकाई होती है। प्रश्न बनता है कि ऋग वैदिक काल की सबसे सर्वोच्च इकाई, ऋग वैदिक काल की सबसे सर्वोच्च ऋग वैदिक काल की सबसे सर्वोच्च इकाई क्या होती है? जन। जन। हमने कहा ऋग वैदिक काल की सबसे प्रारंभिक इकाई पूछा जाए तो आप कुल जाएंगे, जिसके प्रमुख कुलपति और गृहपति के नाम से जानते हैं। फिर क्रमबद्ध रूप से वो संस्था विकसित होती है और सबसे प्रमुख इकाई जो होता है वो जन होता है, और इसके प्रमुख को जनपति और जनस्य गोपा के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमने कहा जन सबसे प्रमुख इकाई है और इसका प्रमुख जनपति, जनपति जनस्य गोपा और गोपति के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है? जनपति जो जन जो होता है, यह यह ऋग वैदिक काल की जन आधारित संस्था होती है, अर्थात जन ऋग वैदिक काल की जन आधारित संस्था होती है, और बड़ी संस्था होने के वजह से जनपति और जनस्य गोपा को भरण पोषण के लिए, जीविकोपार्जन के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके वजह से यहाँ पर एक स्वैच्छिक कर का विकास होता है। स्वैच्छिक कर का विकास होता है, जिसे बलि के नाम से जानते हैं, जिसे हमने कहा कि जन जो होता है ये जन आधारित संस्था है। बड़ी संस्था होने के वजह से इसका प्रमुख जनपति, जनस्य गोपा और गोपति के नाम से इसके प्रमुख को जानते हैं, और इसके भरण पोषण के लिए जन के लोग अपनी इच्छा से कुछ धन यानी अनाज के रूप में इनको देते हैं, जो स्वैच्छिक कर के नाम से जाना जाता है। हम्म? क्या करें, कंटिन्यू करें? हाँ, मैंने कहा कि देखिए सबसे सर्वोच्च इकाई जन है ऋग्वैदिक काल की, जो जन आधारित संस्था है, और यहीं बहुत सारे जन मिल करके उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण करते हैं, जो क्षेत्र आधारित संस्था हो जाती है, और इसके प्रमुख को यहाँ पर राजा कहा जाता है। राजा अर्थात जब जन जन क्षेत्र आधारित न हो, यहाँ जन आधारित न हो करके जब क्षेत्र आधारित संस्था होती है, तो इसके प्रमुख को राजा कहा जाता है। और राजा पूरे क्षेत्र को, क्योंकि यहाँ क्षेत्र बढ़ जाते हैं, और पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए राजा अपने अंदर अपने अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जो राजा को के क्रियाकलाप में इसके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो राजा को हेल्प करते हैं, सहयोग करते हैं, और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर एक अनिवार्य कर आ जाता है, जो स्वैच्छिक नामक कर था जन वाली संस्था में ऋग्वैदिक काल में। वहीं क्षेत्र बढ़ने के वजह से उत्तर वैदिक काल में वह कर अनिवार्य कर्ज हो जाता है, अर्थात वहां पर स्वैच्छिक कर है, अर्थात आप दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के उत्तर वैदिक काल में वही कर क्या हो जाता है? अनिवार्य कर के रूप ले लेता है।
जिसको भाग भाग और शुल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहीं पे जब क्षेत्र आधारित व्यवस्था होती है और अनिवार्य कर हो जाते हैं, तो समाज में बहुत सारी कृतियां आने लगती है, धर्म का आडंबर बढ़ जाता है, कर्मकांड बढ़ जाता है, जिसके वजह से यहाँ का आम जनजीवन प्रभावित होता है और उनकी जीवन शैली जो होती है वो भी प्रभावित होती है और मानव का जो आम जनजीवन है, आम संस्थाएं हैं, ये प्रभावित हो जाती हैं और समाज विकृति आ जाती है। महिलाओं का शोषण होने लगता है। जो ऋग्वैदिक काल में हेल्पिंग नेचर था, वहीं उत्तर वैदिक काल में एक वर्ण व्यवस्था के रूप में समाज स्थापित होता है। इसी के फलस्वरूप समाज में विकृतियां आती हैं, धर्म का आडंबर होता है और इतिहास गवाह है, आप सभी जानते हैं कि समाज जब कठिनाइयों में से गुजर रहा होता है, तो कठिनाई से सरलता के तरफ लाने के लिए धर्म ही उसको रास्ता दिखाता है। इसी सिलसिले में लगभग यहाँ पे 64 धार्मिक संप्रदाय होते हैं, जिसमें दो धार्मिक संप्रदाय अर्थात बौद्ध और जैन धर्म यहाँ के लोगों को के जीवन में आई कठिनाइयों को देखते हैं, समझते हैं और उससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं, जिसके वजह से बौद्ध और जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। इसी सिलसिले में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बौद्ध और जैन धर्म। ठीक है, फिर इसी पीरियड में आप देखेंगे जब जनपद ऋग्वैदिक काल में आता है, तो बहुत सारे जनपद मिल करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का निर्माण करते हैं। ठीक है, मगध महाजनपद अर्थात उत्तर वैदिक काल में जो जनपद थे, यहाँ पे बहुत सारे जनपद मिल करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद का निर्माण करते हैं, जिसमें हम लोग 16 महाजनपदों को पढ़ते हैं। अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद हो जाते हैं। 16, यहाँ पे हम लोग 16 महाजनपद पढ़ेंगे। 16 महाजनपदों का निर्माण कहाँ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होता है, अर्थात इसे स्टेट से तुलना कर सकते हैं। अर्थात उस समय 16 स्टेट, महाजनपद की तुलना हम लोग स्टेट से कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली मगध महाजनपद होता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक स्थिति इसके अनुरूप होती है और यहाँ के जो राजा, प्रारंभिक राजा जो होते हैं, ये काफी महत्वाकांक्षी और अपने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ ढंग से चलाने में योग्य होते हैं, जिसके वजह से मगध महाजनपद का उत्कर्ष होता है और इसी के फलस्वरूप धीरे धीरे मगध अन्य जनपदों को अपने महत्वाकांक्षी राजा के वजह से और भौगोलिक दृष्टि के वजह से, क्योंकि ये भौगोलिक दृष्टि से बहुत सुदृढ़ और सुरक्षित होता है, यहाँ पे सैन्य क्षमता इनकी अधिक होती है और ये अपने सैन्य क्षमता के रूप में हाथियों का भी यूज करते हैं, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे अन्य जनपदों को ये लोग अन्य महाजनपदों को मिला लेते हैं और इसी पीरियड में आप देखेंगे मौर्य काल में, अशोक के काल में जाकर के एक अखंड भारत का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी में 6ठी शताब्दी में देखेंगे मगध जनपद सबसे सर्वोच्च और शक्तिशाली होता है। शक्तिशाली मगध जनपद होता है, जिसका प्रारंभिक राजा बृहद्रथ जो महत्वाकांक्षी राजा है और यह बृहद्रथ वंश की स्थापना करता है। बृहद्रथ वंश की स्थापना करता है। ठीक है, इसी सिलसिले में आप देखेंगे अगला राजा बिंबिसार होता है। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक होता है। ठीक है, इसके बाद इसमें नागदशक आता है। फिर शिशुनाग वंश
शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वंश का स्थापना करता है, जिसका अंतिम राजा नंदीवर्धन होता है। नंदीवर्धन की हत्या करके महापद्म नंद नंद वंश की स्थापना करता है, जिसको हम लोग अगले क्लास में सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे। और नंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन होता है? घनानंद। घनानंद होता है। और यही घनानंद की हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है मगध में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसका उत्तराधिकारी इसका बेटा बिंदुसार होता है, और इस बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक होता है। और इसका अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश की स्थापना करता है, जिसको हम लोग मौर्योत्तर काल में देखते हैं। इसी पीरियड में देखिए, मौर्योत्तर काल का समय क्या होता है? 185 बीसी से लेकर के 319 बीसी तक। अर्थात यहाँ शुंग वंश को से हम लोग मौर्योत्तर काल में शुंग वंश से पढ़ेंगे। शुंग वंश के बाद कन्नौ वंश आता है, सतवाहन वंश आता है। ये सब स्वदेशी वंश है। अर्थात मौर्योत्तर काल में ये स्वदेशी शुंग, कन्नौ और सतवाहन जो होता है, ये देशी वंश है। इसी पीरियड में कुछ विदेशियों का, उत्तर पश्चिम से विदेशियों का आक्रमण भी होता है, और कुछ क्षेत्र में विदेशी भी अपने राज्य की स्थापना करते हैं। जो विदेशी राज्य हैं, वो वंश है, वो इंडो ग्रीक पहला, उसके बाद शक, पहलव और कुषाण। सबसे शक्तिशाली और प्रभावी ये कुषाण होते हैं, जो अपना क्षेत्र विस्तार करते हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल का समय होता है 319 ईस्वी से 350 एडी तक। ठीक है, इसका पहला शासक श्री गुप्त होता है, जो गुप्त वंश की स्थापना करता है। उसके बाद चंद्रगुप्त, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमार गुप्त, फिर स्कंद गुप्त। स्कंद गुप्त देखेंगे कि स्कंद गुप्त के समय ही हुणों का आक्रमण होता है। फिर अगले चैप्टर्स को देखेंगे, इसमें गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल अर्थात गुप्तोत्तर काल का समय 550 एडी से 750 एडी तक का समय होता है। और यहाँ का शासक सबसे प्रभुत्वशाली और शक्तिशाली शासक कौन होता है? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन सबसे प्रमुख शक्तिशाली शासक होता है। और यहाँ तक हर्षवर्धन के समय तक शासन व्यवस्था जो होती है केंद्रीकृत होती है, सेंट्रलाइज होती है। पूरी सत्ता हर्षवर्धन में निहित हो, कंट्रोल करके रखता है। जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है 650 ईस्वी में, तो धीरे धीरे इस वंश का, वर्धन वंश का पतन होता है, और इसके परवर्ती राजा अयोग होते हैं। फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्र, इसका साम्राज्य जो है विभिन्न क्षेत्रों में विघटित हो जाता है, इसका विघटन हो जाता है। और उसके बाद हम लोग पूर्वोत्तर मध्यकाल में प्रवेश करते हैं। चलिए, आइए इसी सिलसिले में हम फिर देखेंगे मध्यकाल। मध्यकाल मध्यकाल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। पूर्व मध्यकाल, उसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल राजवंश। मुगल काल। पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 ईस्वी तक का समय होता है। पूर्व मध्यकाल 750 से 1200 ईस्वी के काल समय को पूर्व मध्यकाल कहते हैं। और इसको सामंत काल भी कहते हैं। सामंत काल, इसी काल में, इसी पीरियड में उत्तर पश्चिम से देखिएगा मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का आक्रमण होता है, जिनका उद्देश्य
लूटपाट करना और धन का उपार्जन करना होता है। और इसी काल को सामंत काल भी कहते हैं। सामंत काल का अर्थ है अंधकार युग। सामंत काल की तुलना अंधकार युग से करते हैं। और उस अंधकार युग का तात्पर्य है इस काल में अज्ञानता, हिंसा, घृणा, व्यभिचार, पाखंड, शोषण और जाति व्यवस्था सर्वोच्च उत्तम अवस्था में होती है। इसके वजह से यहाँ पे वर्ण व्यवस्था, पाखंड, व्यभिचार, अज्ञानता, हिंसा, शोषण से समाज जो है यह घिरा हुआ है। और यहाँ समाज के निचले वर्ग के लोग काफी प्रभावित हैं। अतः इसी वजह से इस काल को अंधकार युग के नाम से जानते हैं। इसी सिलसिले में अगला खंड आता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का समय है 1206 से 1526 ईस्वी। ठीक है, इसमें आता है पहला गोरी का आक्रमण, मोहम्मद गोरी का आक्रमण इसी समय होता है दिल्ली सल्तनत में। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसका पहला शासक कुतुबुद्दीन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका समय होता है 1206 से 1000 ईस्वी। उसके बाद आता है इल्तुतमिश, इसका समय होता है 1210 से 1236 ईस्वी। फिर रजिया आती है, रजिया के बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद आता है। इसके बाद बलबन, बलबन के बाद इसके परवर्ती जो शासक होते हैं ये अयोग्य होते हैं, कमजोर होते हैं। फिर इस राजवंश के जगह पर खिलजी वंश की स्थापना होती है। खिलजी वंश का समय हो गया 1290 से 1320 ईस्वी का। फिर इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना होती है। तुगलक का समय होता है 1320 से 1414 ईस्वी का। फिर इसके बाद सैयद वंश आता है, जिसका समय पीरियड होता है 1414 से 1451 ईस्वी। फिर इसके बाद लोधी वंश आता है, लोधी वंश का समय होता है 1451 से 1526 ईस्वी। इसके बाद 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है। फलस्वरूप भारत में मुगल वंश की, बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना होती है। और बाबर का समय पीरियड आपको हो जाता है, बाबर का समय पीरियड होता है आपको 1226 से 1300, 1226 से 1530 ईस्वी का। अर्थात इसका जीवन काल क्या 4 वर्षों का होता है। बाबर 4 वर्षों में 4 लड़ाइयां लड़ता है, अंततः इसकी मृत्यु हो जाती है। फलस्वरूप इसका पुत्र हुमायूं आता है। हुमायूं का समय होता है 1530 से 1556 ईस्वी। फिर अकबर आता है, अकबर का समय काल हो जाता है 1542 से 1562, 1605 ईस्वी का। फिर जहांगीर का समय आता है, जहांगीर का समय हो जाता है 1605 से 1627 ईस्वी का। फिर इस जहांगीर के बाद शाहजहां आता है, शाहजहां का समय होता है 1627 से 1658 ईस्वी का। शाहजहां के बाद शाहजहां के 4 पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब होते हैं। फलस्वरूप औरंगजेब महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली होता है। फलस्वरूप अपने तीनों भाइयों की हत्या करके औरंगजेब सिंहासन प्राप्त करता है। इसका समय होता है 1658 से 1717 ईस्वी तक। इसके बाद औरंगजेब के बाद हम लोग उत्तरवर्ती मुगल काल को पढ़ते हैं। उत्तरवर्ती मुगल वंश को पढ़ते हैं, जिसका समय होता है 1707 से 1857 ईस्वी तक, जिसको हम लोग आधुनिक काल में पढ़ते हैं। ठीक है, ये रहा सिलेबस डिस्कशन। एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूं, फिर हम लोग अगले क्लास में एक एक करके सबको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से उत्तरवर्ती मुगल वंश से, अर्थात आधुनिक काल से क्लासेस शुरू होंगी। कंटिन्यू आपकी आधुनिक काल से क्लासेस होंगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा। और
हम लोग उत्तरवर्ती मुगल वंश से स्टार्ट करेंगे आधुनिक काल को, जो आए दिन यहाँ से बीपीएससी में अधिक संख्या में प्रश्न बनते हैं, वो हम लोग देखेंगे। और इसको, इसके सिलेबस को पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग